नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है अयोध्या, नासिक, नालंदा या उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा। दोस्तों, नालंदा भारत के बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यह 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी से 1197 ईस्वी तक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? ऑप्शन है वाग्भट, पतंजलि, वराहमिहिर या पाणिनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाग्भट। दोस्तों, प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा जगत में महान आचार्य वाग्भट विख्यात थे। इनके ग्रंथ आज भी आयुर्वेद के छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। अर्वाचीन काल में यूरोपियन चिकित्सक गेले के समान ही वाग्भट का प्राचीन भारत में चिकित्सा जगत में सम्मान और महत्व था। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदयम की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन है कौड़ी, दिनार, निष्क या पर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिनार। दोस्तों, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कुषाणों के बाद गुप्त सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। ऑप्शन है वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, पतंजलि या आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त। दोस्तों, हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। जनसंख्या की वृद्धि एवं प्रसार की आकांक्षा से वे अपना मूल निवास स्थान छोड़कर नए प्रदेशों की खोज में निकल पड़े। हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। इस आक्रमण का नेता खुशनेवास था, जिसने ईरान के सन्यासी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन है रूपक, दिनार, कार्षपण या पर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूपक। दोस्तों, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को उज्जैनी के शकों के आधार पर 32 से 36 दानों का रूपक कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसका भारत आने का उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। फाहियान ने भारत को एक कुशल प्रशासक के साथ एक शांतिपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? ऑप्शन है महान विजेता, भारतीय नेपोलियन, सम्राट या महाराजाधिराज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय नेपोलियन। दोस्तों, विंसेंट स्मिथ एक प्रसिद्ध संख्यावाद, पुरातत्वविद और कला इतिहासकार थे।
समुद्रगुप्त की बहादुरी, सैन्य उपलब्धियों और विजय के कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, इलाहाबाद के लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की या अशोक की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त की। दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हैं और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में या फारसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, संस्कृत में। दोस्तों, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब विष्णु शर्मा की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, यानी मित्रों में मन मुटाव एवं अलगाव। दूसरा है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, इसका अर्थ होता है मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। तीसरा है काकोलुकियम, यानी कौवे एवं उल्लुओं की कथा। चौथा है लब्ध प्रणाश, यानी सर्वनाश की स्थिति आ जाने पर। और पांचवा है अपरीक्षित कारक, यानी जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहे या हड़बड़ी में कदम न उठाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कौन सा शासक वंश मौर्योत्तर काल से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है शुंग वंश, गणव वंश, चेदी वंश या हर्यक वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्यक वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे? ऑप्शन है बुद्धघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या अश्वघोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुद्धघोष। दोस्तों, बुद्धघोष एक भारतीय थेरवाद, बौद्ध टिप्पणीकार, अनुवादक और दार्शनिक थे जो 5वीं शताब्दी में रहते थे। उन्होंने श्रीलंका के अनुराधापुरा में महान मठ महाविहार में काम किया और खुद को विभाज्यावधा स्कूल और सिंहली महाविहार वंश का सदस्य माना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ। ऑप्शन है संगमरमर से, ग्रेनाइट से, रेड सैंडस्टोन से या उपर्युक्त तीनों द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेड सैंडस्टोन से। दोस्तों, कला की मथुरा शैली में मूर्तियां बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का उपयोग किया। मथुरा कला की उत्पत्ति 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा शहर में हुई थी, जो इसका मुख्य केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन है बौद्ध धर्म का भारत के बाहर प्रसार, जैन धर्म का पूर्ण उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति, कला की गांधार शैली का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष उनके सहायक थे। संगीति का आयोजन कुषाण साम्राज्य के कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण के तहत किया गया था। इस दौरान बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। दोस्तों, गांधार शैली वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में विकसित हुई थी। यह भारतीय और कुषाण शैली का मिश्रण है। इस शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, चरक कौन था? ऑप्शन है एक चिकित्सक कनिष्क काल में, एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
एक चिकित्सक कनिष्क काल में। दोस्तों, चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन है हीनयान, वज्रयान, महायान या सहजयान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महायान। दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संप्रदाय है और मुख्य रूप से चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और तिब्बत में प्रचलित है। यह सभी प्राणियों के लाभ के लिए करुणा और आत्मज्ञान की खोज पर अधिक जोर देता है। महायान बौद्ध धर्म का मानना है कि कोई भी बुद्ध बन सकता है और आत्मज्ञान का मार्ग हर किसी के लिए खुला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में या 56 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 57 ईसा पूर्व में। दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी। इस संवत को नेपाल में भी मान्यता दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्न में से राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या महाराणा मानसिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा। दोस्तों, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। महाराणा कुंभा का भारत के राजाओं में बहुत ऊंचा स्थान है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, पूर्वी तिमोर पर निम्नलिखित में से किस देश ने शासन किया? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या फिलीपींस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। दोस्तों, पूर्वी तिमोर पुर्तगाल द्वारा 16वीं सदी में उपनिवेश बनाया गया था और पुर्तगाल के हटने तक पुर्तगाली तिमोर के रूप में जाना जाता था। पूर्वी तिमोर ने 1975 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन एक साल बाद इंडोनेशिया ने देश पर हमला कर कब्जा कर लिया और इसे अपना 27वां प्रांत घोषित कर दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।